Good morning, students. So this is the second part of chapter 16, and in the last video we had talked about air pollution and pollutant, and in this video we'll start discussion about the secondary pollutant. So as I have told you, secondary pollutant is what? They are formed when the primary pollutant react with each other. Okay, this secondary pollutant, they may be like some example I have written here. It may be ozone, smoke, pen. Smoke, I have told you, is a combination of dust plus smoke. Likewise, ozone, we are saying that ozone is a protective layer, but that ozone is present in the stratosphere, which is also known as good ozone. But the ozone, this ozone, which is part of or which is present in the troposphere layer of atmosphere, that act as a secondary pollutant, and this one is the bad ozone. तो वो ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में है वो प्रोटेक्टिव नेचर की, उसे हम गुड ओजोन कहते हैं. एंड पॉल्यूटेंट की वजह से ट्रोपोस्फेयर में भी आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन कर ओजोन फॉर्म करता है, बट दिस ओजोन इज फॉर्म ड्यू टू pollutant. So this ozone is known as bad ozone. Okay. Now the pen stand for peroxyacyl nitrate. So all these are act as secondary pollutant. और ये secondary pollutant आपके form कैसे होते हैं बच्चा? तो जनरली जो primary pollutant होते हैं उसमें oxides of nitrogen and oxides of sulfur present होते हैं. If these oxide combine with some other primary pollutant, then they form the secondary pollutant. Like one example I have taken here, कि यहाँ पर अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस अनसेचुरेटेड कार्बन कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है. सो यहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर में बच्चा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एंड दे कंबाइन टू फॉर्म nitric oxide, and this nitric oxide further react with oxygen to form nitrite. This nitrite, when the UV radiation falls on this nitrite, it breaks into again nitric oxide plus यहाँ पर बनता है आपका free oxygen. ठीक है. दिस फ्री ऑक्सीजन इज अ हार्मफुल कंपोनेंट बिकॉज दिस फ्री ऑक्सीजन नाउ इट कंबाइन विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑफ एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म ओजोन विच इज योर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. ट्रोपोस्फेयर की ओजोन बनी. अलॉन्ग विद दिस नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट हियर, इट कंबाइंस विद द हाइड्रोकार्बन्स present in the atmosphere and they are released from the partial decomposition of or partial burning combustion of fuel, and it combines in the presence of oxygen to form a secondary pollutant called pen. तो यहाँ पर ओजोन भी क्या है? secondary pollutant. pen भी क्या है? secondary pollutant. and both these secondary pollutant are formed when the oxide of nitrogen combine with the unsaturated हाइड्रोकार्बन्स इन द एटमॉस्फेयर. तो बच्चे यहाँ पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का भी एक केस देखा गया. लाइक वी हैव टेकन द केस इन इंडिया अबाउट भोपाल ट्रेजेडी एंड रिसेंट जो आपका पीवीसी पाइप इंडस्ट्री में हुआ. सो यहाँ पर भी आपका इस तरह के सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का केस देखा गया एंड द केस स्टडीड इन दैट इन लॉस एंजल्स एंड लंदन. तो यहाँ पर आपका लॉस एंजल्स एंड लंदन में ये स्टडी किया गया केस कि मैक्सिको कंट्री में जो लॉस एंजल्स है वहां पर आपका फोटोकेमिकल जो पॉल्यूटेंट है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो प्रोड्यूस हुआ. तो इसे फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट भी कहते हैं और लॉस एंजल्स स्मोक के नाम से भी जाना जाता है. अब फोटोकेमिकल लॉस एंजल्स स्मोक तो हमें पता है क्योंकि उस जगह पर हुआ है तो इसे नाम रख दिया गया. फोटोकेमिकल स्मॉग हम इसे क्यों कहते हैं? फोटोकेमिकल स्मॉग वजह हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है कंट्री में थोड़ा ज्यादा होता है. तो जब ये स्मॉग की कंडीशन वहां देखी गई तो वहां पर ज्यादा टेम्परेचर पे आपके ऑक्साइड कंबाइन किए थे. एंड द सेकेंड स्मॉग इज कॉल्ड लंदन स्मॉग. इसे लंदन स्मॉग के नाम से भी जाना जाता है. और ये लंदन स्मॉग आपका कब बना था? इट इज फॉर्म्ड इन द लो टेम्परेचर
लो टेम्परेचर होता है लंदन में जनरली, तो वहां पर आपका लो टेम्परेचर होने की वजह से आपका जो ऑक्साइड्स है या पॉल्यूटेंट्स है वो कंबाइन करते हैं, लेकिन कंबाइन किस पर, लो टेम्परेचर पे कर रहे हैं। वजह यहाँ पर फोटो केमिकल स्मॉग और लंदन स्मॉग में आपका डिफरेंस पूछ लिया जाता है। स्मॉग सिंपली आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो कि आपका स्मोक प्लस डस्ट पार्टिकल से बना है, और जब भी आपके एटमॉस्फेयर में स्मॉग फैलता है तो पूरी तरह से आपको फॉग जैसा होता है ना, फॉग मतलब धुंध जैसी होती है, बिल्कुल वैसा दिखता है, कोई क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती है, तो हम अच्छे से देख नहीं पाते हैं। तो वो कंडीशन होती है जब ये पॉल्यूटेंट आपके स्प्रेड होते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है ये आपका बनता है किससे, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंबाइन होने से। किस टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, इसलिए हम इसे फोटो कह रहे हैं, यानी लाइट की प्रेजेंस हाई टेम्परेचर हो। लंदन स्मॉग आपका फॉर्म होता है कैसे, इट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर विद अदर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, मे बी इट इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सल्फर के ऑक्साइड होंगे प्लस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्राइमरी पोल्यूटेंट हो सकते हैं, और ये कंडीशन आपका अराउंड 1952 के अंदर आपका देखी गई कि जब आपका लंदन में इस तरह का लंदन स्मॉग जो है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था इन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की वजह से। सो आपका 1 मार्क्स में इसमें डिफरेंस पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि फोटोकेमिकल स्मॉग का कॉम्पोजिशन क्या है, तो ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोकार्बन है, एंड लंदन स्मॉग का कॉम्पोजिशन क्या, इट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर विद हाइड्रोकार्बन है। ओके, सो yet now what we have discussed, हमने एयर पॉल्यूशन के सोर्सेस को स्टडी किया, हमने एयर पॉल्यूशन कॉज करने वाले पॉल्यूटेंट्स को स्टडी किया। नाउ नेक्स्ट विल टेक हियर हाउ वी कैन कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो बच्चे यहाँ कंट्रोल करने के लिए आपके डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। आपको इन्हीं इक्विपमेंट्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करनी है। सो द फर्स्ट वन इज अरेस्टर। अब अरेस्टर जो होते हैं, अरेस्टर नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि पॉल्यूटेंट को अरेस्ट करते हैं, मतलब रोकते हैं, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के अरेस्टर्स आपके प्रेजेंट होते हैं जो कि पॉल्यूटेंट्स को जो है एनवायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में जाने से रोकेंगे। तो आपके इंडस्ट्रीज में इन अरेस्टर्स को, कुछ स्क्रबर्स को, कैटालिटिक कन्वर्टर को, या आपके कुछ इक्विपमेंट है जो इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज किए जाते हैं टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन। ये अरेस्टर आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर द फर्स्ट वन इज साइक्लोनिक सेपरेटर। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी हो कॉन्सेप्ट का, इसलिए छोटे छोटे डायग्राम्स के बचा। साइक्लोनिक सेपरेटर्स यानी सेपरेट करेंगे ये पॉल्यूटेंट को। साइक्लोनिक होता है बहुत तेजी से घूमना, साइक्लोनिक का मतलब साइक्लोन है, तेजी से घूमना। तो बच्चे आपका इस तरह का कुछ चैम्बर होता है इंडस्ट्री में, जहां पर हम यहाँ से डर्ट एयर, आई एम जस्ट राइटिंग एब्रीवेटेड फॉर्म, पॉल्यूटेड एयर या डर्ट एयर जो है वो हम यहाँ से एंटर करवाते हैं, और इस चैम्बर के अंदर एक स्पिनर होता है। वो स्पिनर बहुत फास्ट रेट पर रोटेट करता है, और जब वो रोटेट करता है तो यहाँ पर जनरेट करता है क्या, एक वॉर्टेक्स जनरेट करता है, वॉर्टेक्स जनरेट होता है। वॉर्टेक्स हम कहते हैं जब एयर जो है वो साइक्लोनिक फॉर्म में यानी कि बहुत तेजी से घूम रही हो, तो यहाँ पर इस तरह से सर्कुलर वे में तेजी से आपका क्या हो रही होगी, एयर यहाँ पर इस चेम्बर में मूव कर रही है। तो जब एयर चेम्बर में मूव करती है तो यहाँ पर इस चेम्बर की वॉल से क्या करती है, टकराती है, और जब वो वॉल से टकराती है तो यहाँ पर जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो अंदर की तरफ, इस तरफ आपका यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर आपके पॉल्यूटेंट्स को सेपरेट कर लिया जाता है, और जो प्योरीफाइड एयर होगी वो ऊपर वाले चेम्बर से, ऊपर वाली पाइपलाइन से बाहर रिलीज कर दी जाती है। सो दिस इज प्योरीफाइड एयर। सो साइक्लोनिक सेपरेटर इफ वी से किसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, तो यहाँ पर तेजी से बस एयर को क्या किया गया है, घुमाया गया है, जिससे एक वॉर्टेक्स जनरेट हो गया, तेज स्पीड जनरेट हो गई है, एंड यहाँ पर जब वॉल से आपके पार्टिकल्स टकराएंगे तो वो नीचे की तरफ, आपका अंदर की तरफ जो है
आते हैं और अंदर की तरफ सेंटर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सो यहाँ पर वर्क करता है आपका क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पिटल चीजों को बाहर फेंकता है, ठीक है। यहाँ पर इनसाइड आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये फोर्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो साइक्लोनिक सेपरेटर वर्क करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। नेक्स्ट इज ट्रेजेक्टरी सेपरेटर। एंड व्हाट इज ट्रेजेक्टरी सेपरेटर, इसका प्रिंसिपल होता है कि यहाँ पर ओब्लीक जेट ऑफ पोल्यूटेड एयर जो है वो चैम्बर में डाली जाती है, ओब्लीक होती है तिरछी। तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह का चेम्बर होगा बच्चा, यहाँ से आपका डर्ट एयर जो है वो हाई स्पीड से यहाँ पर डाली जाएगी, ठीक है, तिरछी है। जब वो वॉल से टकराएगी, अगेन जो पॉल्यूटेंट होंगे जिनका साइज बड़ा है, जब यहाँ वॉल से टकराएगी एयर तो पॉल्यूटेंट आपके सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे। तो इन चैम्बर्स में पॉल्यूटेंट क्या हो जाएंगे, कलेक्ट, और एयर यहाँ से आपका प्योर एयर जो है इस चैम्बर से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ सिंपल ओब्लीक जेट जो है पॉल्यूटेड एयर की वो चैम्बर की वॉल से टकराती है, एंड एज इट कोलैप्स विद द चैम्बर, तो यहाँ पर जैसे ही ये स्टक करती तो यहाँ पर क्या होगा, हैवी जो पार्टिकल्स होंगे दे सेटल डाउन, और जो प्योर एयर होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। तो आप सिर्फ यहाँ पर इनको ध्यान रखना है, साथ में थोड़ा डायग्राम करेंगे तो आपको याद रहेगा बच्चा। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल्स मेन याद रखने, काम कैसे हो रहा है। नेक्स्ट इज ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर। नाम से पता चल रहा है यहाँ पर सेटल डाउन होंगे पॉल्यूटेंट, किस फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यहाँ सिंपल कि अगर बहुत ज्यादा हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमने बात की थी कि पॉल्यूटेंट पर्टिकुलेट मैटर अलग अलग साइज के होते हैं, तो 2.5 माइक्रोमीटर के सस्पेंडेड रहते हैं। अगर उससे ज्यादा बड़े होंगे तो वहां पर सिंपली आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी हेल्प से वो सेटल डाउन हो जाते हैं चेम्बर्स में, और हम प्योर एयर जो है वो बाहर इजेक्ट आउट कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिल्टर्स। फिल्टर्स में हम कुछ फिल्टर्स को यूज करते हैं, जैसे कि ये फिल्टर्स आपके बने हुए होते हैं पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड, टेफ्लॉन, इन कंपाउंड से। और यहाँ पर आपका इन फिल्टर्स में या इन कंपाउंड्स पे प्रेशर से एयर डाली जाती है। अब यहाँ पर मैंने शो किया है, लाइक दिस इज द फिल्टर, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच्चा आपका यहाँ से आपका डर्ट एयर एंटर करवाई जाती है, ओके। एंड दिस रीजन, ये पूरा रीजन है जो फिल्टर से बना हुआ है, यानी कि टेफ्लॉन वगैरह से आपका बना हुआ है। तो यहाँ टेफ्लॉन, पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड जो है वो या तो इन पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ जब प्रेशर से, हाई प्रेशर से एयर दी गई तो यहाँ पर जो एयर है वो इन फिल्टर से होती हुई बाहर निकली, जबकि जो फिल्टर से उन्होंने पार्टिकल्स को यहीं पर क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया, और वो पार्टिकल्स यहीं पर आपके एब्जॉर्ब रहे और इस चेम्बर में यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल डाउन हो गए, और इस फिल्टर से होती हुई प्योर एयर जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। तो इस तरह के आपके कुछ अरेस्टर यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर। अब बच्चे यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है ये, इसका प्रिंसिपल आपको ध्यान से करना है। तो नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एज द नेम सजेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अप्लाई की होगी। तो इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या होता है बच्चा, हियर द डर्ट पार्टिकल्स गेट चार्ज इलेक्ट्रिकली। यहाँ पे डर्ट पार्टिकल को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है, एंड देन दे आर ट्रैप्ड ऑन द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। यहाँ पर जो डर्ट पार्टिकल्स है उन्हें इलेक्ट्रिकली चार्ज किया गया, और जैसे मान लो डर्ट पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर उन्हें ट्रैप कर लिया जाएगा, या फिर इन पर नेगेटिव चार्ज है तो फिर इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर ट्रैप कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का कोई तुक नहीं कि आपका डर्ट पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सिर्फ डर्ट पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, और जो भी इस पर चार्ज होगा उसके ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पर इसे क्या कर लिया जाएगा, ट्रैप कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर ये तो है इसके प्रिंसिपल की बात।
ये इसके प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं वर्किंग हुई कैसे। सो दे आई हैव शोन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। सो यहाँ पर मैंने आपका प्रेसिपिटेटर शो किया बच्चा। यहाँ पर आपका ये प्रेसिपिटेटर है जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रोड्स फिटेड होती है। डर्ट एयर जो है वो यहाँ से एंटर करेगी और इस डर्ट एयर में डर्ट पार्टिकल्स होंगे। ये डर्ट पार्टिकल्स जब चेम्बर में जाते हैं तो इस चेम्बर में इन बिटवीन भी आपके कुछ प्लेट्स होती हैं। तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड वायर है। जब ये नेगेटिवली चार्ज वायर से आपके डर्ट पार्टिकल गए तो यहाँ पर जो डर्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या हो गए, वो चार्ज हो गए। ठीक है, इसे क्रॉस करते हुए यहाँ पर चार्ज हो गए। तो यहाँ पर हुआ क्या, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और उनके अंदर जो वेकेंट स्पेस है वो कौन फिल कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लेट। जैसे यहाँ पर चार्ज फील्ड में आते ही इन डर्ट पार्टिकल ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और इस इलेक्ट्रॉन की जो जगह खाली हुई उस इलेक्ट्रॉन पर कौन आएगा, यहाँ पर ये जो आपका नेगेटिवली चार्ज वायर है इसके इलेक्ट्रॉन उनकी जगह ले लेते हैं। तो यहाँ पर अभी पार्टिकल्स क्या हो गए, चार्ज हो गए। तो इसे हम कहते हैं डिस्चार्ज्ड कोरोना, कि यहाँ पर आपका कोरोना हम कहते हैं सिंपली चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पर आपका चार्ज पार्टिकल, जैसे आपका जो इलेक्ट्रोड था ये आपका डस्ट पार्टिकल था, तो इसका चार्ज क्या हुआ है, यहाँ से चेंज हुआ है। तो इसे हम डिस्चार्ज कोरोना कहते हैं। एनसीईआरटी में ऐसे भी लाइन मेंशन है कि आपका इन इलेक्ट्रोड से कोरोना रिलीज होता है और ये कोरोना जो है ये डस्ट पार्टिकल को क्या करेगा, ट्रैप करेगा, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करेगा। तो यहाँ पर चार्ज के लिए टर्म जो है कोरोना यूज किया गया है। डिस्चार्ज हम कह रहे हैं कि इसने इस डस्ट पार्टिकल को चार्ज कर दिया है। क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन की जगह ले ली है। तो यहाँ पर डिस्चार्ज कोरोना डर्ट पार्टिकल आप लिख सकते हैं। अब इसका अगर हमने यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ली थी तो अब ये सारे क्या हैं, नेगेटिव चार्ज हो गए हैं। Now these negatively charged dirt particles they move ahead और यहाँ पर आगे आपके कुछ इलेक्ट्रोड्स प्लेट प्रेजेंट होती है। तो ये प्लेट का कलेक्शन होता है एंड दीज प्लेट आर जर्नली ऑपोजिट टू दीज चार्ज वायर। अगर ये यहाँ पॉजिटिव होता तो प्लेट हम रखते नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो हमने प्लेट क्या सेट किया यहाँ पर पॉजिटिव। तो जब ये नेगेटिव डर्ट पार्टिकल इस प्लेट से आपका मूव करेंगे तो एज देयर ऑपोजिट चार्ज ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ पर डर्ट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट, और प्योर एयर जो है वो आपका बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली डर्ट पार्टिकल को आपने इलेक्ट्रिकली चार्ज किया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज हुए एंड देन ऑपोजिट प्लेट पर उसे क्या कर लिया है, ट्रैप कर लिया है। तो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स वर्क। ओके, अब अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज योर स्क्रबर्स। आपका इंडस्ट्री में पहले तो हमने बात की अरेस्टर्स को यूज किया जाता है, नेक्स्ट इज योर स्क्रबर्स। अब स्क्रबर्स क्या होते हैं, स्क्रबर्स के अंदर आपका यहाँ पर वाटर जेट को यूज किया जाता है, यानी कि पानी को तेजी से डाला जाता है और जब पानी डर्ट पार्टिकल्स पर पड़ता है तो वो डर्ट पार्टिकल्स हैवी हो जाते हैं। बिकॉज दे बिकम हैवी तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे चेम्बर पर और प्योरीफाइड एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो आपका स्क्रबर कुछ इस तरह का दिखता है जहां पर मेन प्रिंसिपल क्या है, वाटर की जेट को यूज किया गया है। वाटर जेट को यूज किया यानी कि पानी जो है उसको एज अ जेट यहाँ पर बार बार स्प्रिंकल किया जाता है। तो दिस इज अ चेम्बर। अब यहाँ से आपका डर्ट एयर एंटर करती है और यहाँ पर आपका कुछ पैकिंग मटेरियल होता है। सो दिस रीजन इज अ पैकिंग मटेरियल। इस पैकिंग मटेरियल के ऊपर ये वाटर की एक पाइपलाइन है जिसपे जगह जगह होल प्रेजेंट है, जिससे वाटर जो है जेट की फॉर्म में हाई प्रेशर से यहाँ पर पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आपका ये जो पैकिंग मटेरियल है, हमने क्या किया, हमने प्रेशर से एयर यहाँ डाली। जब प्रेशर से डाली तो यहाँ पर पैकिंग मटेरियल से गुजरेगी हवा, और जब ये पैकिंग मटेरियल से गुजरती तो ये पैकिंग मटेरियल आपके दो नेचर के होते हैं, आइदर दे आर शोइंग द एब्जॉर्ब नेचर और दे आर डूइंग व्हाट, एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पैकिंग मटेरियल डिफरेंट टाइप का होता है। यहाँ पर पैकिंग मटेरियल चारकोल को आप यूज कर सकते हो। इफ यू आर यूजिंग चारकोल तो वहां पर पार्टिकल क्या होंगे,
एब्जॉर्ब होंगे। दो फिनोमिना है बच्चा, एक तो है कोई चीज अंदर तक चली जाए तो वो होता है एब्जॉर्ब होना, एक है कोई चीज अगर सरफेस पर ही प्रेजेंट है और अंदर मूव नहीं करेगी, सरफेस पर ही स्टक रहेगी, तो वो होता है एब्जॉर्ब होना। ठीक है, तो एब्जॉर्ब होना व्हेन द पार्टिकल्स रिमेन स्टक एट द सरफेस, वो सरफेस पर रहे। और अगर पार्टिकल इनसाइड आपका पैकिंग मटेरियल चले जाते हैं तो दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो अगर चारकोल आप यूज कर रहे हैं वो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर लाइम का यूज कर रहे हैं, लाइम या फिर हम इसे क्या स्लेक लाइम बोलते हैं, लाइम स्लेक लाइम का आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपका जो है एब्जॉर्बिंग नेचर दिखाएगा। तो मान लो यहाँ पर सरफेस पर ये पार्टिकल, डर्ट पार्टिकल क्या हुए, एब्जॉर्ब हुए। ठीक है, मैंने चारकोल यूज किया और ये एब्जॉर्ब हुए। जब ये एब्जॉर्ब हुए तो टाइमली यहाँ पर क्या होता है, वाटर की जेट स्प्रे की जाती है, यानी कि हाई प्रेशर से वाटर इस पैकिंग मटेरियल पे डाला जाता है। जब पैकिंग मटेरियल पे कोई चीज अडेयर हो रखी है, सरफेस पे अटक रखी है और आप तेजी से हाई प्रेशर से पानी डालें तो उस प्रेशर की वजह से ये सारे डर्ट पार्टिकल्स नीचे आपके कलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये डिसॉल्व पॉल्यूटेंट है और एयर जो है वो यहाँ से मूव करती हुई कहा ऊपर चेम्बर में आ जाती है और यहाँ से इसे रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर वर्किंग होती है स्क्रबर की। मेन प्रिंसिपल में आपको ये रखना है कि यहाँ पर वाटर की हाई प्रेशर जेट यूज की जाती है और यहाँ पर डिसॉल्व पॉल्यूटेंट को जो है कलेक्ट किया जाता है। ओके, so this is how your scrubber work. Now next is catalytic converter. Again as the name suggests, ये कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो भी पॉल्यूटेंट है उसे नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। किसकी प्रेजेंस में, कुछ कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर कैटालिस्ट कन्वर्टर आर द इक्विपमेंट्स विच कन्वर्ट द पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट in the non-toxic form with the help of some catalyst। और यहाँ पर आपका 1 मार्क्स में पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स में आप किन कन्वर्टर्स को यूज करते हो। ठीक है, सो द नेम ऑफ कैटालिस्ट वी आर यूजिंग इन कैटालिटिक कन्वर्टर आर ईदर प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम। यहाँ पर मुझे प्लैटिनम का यूज जो है वो बहुत कम होता है, बिकॉज वी नो प्लैटिनम आपका गोल्ड से भी महंगा है, तो यहाँ पर इसे यूज कम किया जाता है। बट ये तीनों को आप यूज करते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर आपके ऑटोमोबाइल्स में यूज किए जाते हैं। तो दीज 3 आर एक्टिंग एज कैटालिस्ट हेयर। अब प्रिंसिपल क्या है, कर क्या रहे हैं, तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स में जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें चेंज किया जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, CO2 वाटर सिंपल मॉलिक्यूल में। ठीक है, मान लो अनबर्न आपका यहाँ पर क्या हुआ, फ्यूल आपने बर्न किया और वो पार्शियली डिकम्पोज हुआ और पार्शियली डिकम्पोजिशन से कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बना। तो उसे सिंपल फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाएंगे ये कैटालिस्ट और उसे सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में आपका क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ओके, so this is the principle of catalytic converter. Now here is one drawback of this converter, what that यहाँ पर leaded petrol आपका यूज नहीं कर सकते, यानी वो पेट्रोल जिसके अंदर लेड को एज अ इम्प्योरिटी, अडल्ट्रेंट हम कहते हैं ना कि प्योर फॉर्म में आपका नहीं बेचते हैं, तो पेट्रोल और डीजल में थोड़ा कुछ मिक्सिंग कर दी जाती है। तो यहाँ पर लेड पेट्रोल अगर है कि उसमें पेट्रोल में अगर लेड एज अ अडल्ट्रेंट डाला हुआ है तो फिर वहां पर हम इन कन्वर्टर्स को यूज नहीं कर सकते। वाई, क्योंकि यहाँ पर बच्चा लेड जो है वो इन कैटालिस्ट को क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। सिमिलरली अगर आपके फ्यूल में सल्फर का कॉम्पोजिशन ज्यादा है तो उसे भी आप यहाँ पर यूज नहीं करते, क्योंकि सल्फर भी धीरे धीरे इन कैटालिस्ट की वर्किंग को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। तो सल्फर भी टॉक्सिक होता है फॉर कैटालिटिक कन्वर्टर। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। ओके, इसके अलावा अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने कुछ अरेस्टर्स की बात की, हमने कैटालिटिक कन्वर्टर की बात की, हमने स्क्रबर्स की बात की। सो दे आर सम इक्विपमेंट्स जो कि हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल या ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में यूज करते हैं टू रिड्यूस द पॉल्यूटेंट। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर सिंपल आप चीजें भी यूज कर सकते हैं, लाइक
आप यहाँ पर टॉल चिमनीज का यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। आप अपने पास ग्रीन, अपने आसपास के एरिया में ग्रीन स्ट्रिप लगा सकते हैं। ग्रीन कहीं पर भी टर्म है, यानी कि आपको क्या करना है, वेजिटेशन, ज्यादा से ज्यादा प्लांट, ताकि वो एयर को प्योरीफाई करते रहे। आप यहाँ पर लो सल्फर डीजल जो है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया सल्फर भी आपका क्या होता है, सल्फर अगर जो है डीजल में सल्फर का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो सल्फर ऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होगा और पॉल्यूटेंट की तरह काम करेगा। एंड ये सल्फर जो है कैटालिटिक कन्वर्टर में ये आपका कैटालिस्ट को इनएक्टिवेट भी करता है विद टाइम। तो यहाँ पर आप डीजल में लो सल्फर कंटेंट जो है वो रखें, और इसी तरह पेट्रोल जो है उसके अंदर लेड एज अ अडल्ट्रेंट ना यूज किया जाए। तो दीज आर सम मेजर्स विच यू कैन टेक टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन। बच्चा यहाँ पर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में भी आपका एक्ट जो है वो लाया गया था, एंड पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में। सो हियर द एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था इंडिया में कब, 1986 में, जहां पर आपके कुछ मेजर्स जो है रिगार्डिंग कितना इंडस्ट्री पॉल्यूटेंट रिलीज कर सकती है, कितना कंसेंट्रेशन होना चाहिए सल्फर का, ऑटोमोबाइल्स में हम सल्फर और लेड कितना यूज कर सकते हैं, तो वो सब यहाँ पर क्या होता है, डिटरमाइंड होता है। अब यहाँ पर आपके, अच्छा हम केस स्टडी की बात कर रहे हैं, तो आई हैव नॉट रिटन इन डिटेल, क्योंकि सिंपल सी चीज है, आप यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी में यहाँ केस स्टडी दिया गया है किसका, यहाँ पर दिया गया है दिल्ली का। सो बच्चा दिल्ली जो सिटी है वो आपका, क्योंकि हमें पता है मेट्रोपॉलिटन सिटी है और वहां पर पॉल्यूशन जो पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा है, इंडस्ट्रीज है वो भी ज्यादा है। तो एक टाइम था जब दिल्ली जो है उसे टॉप 4 जो पॉल्यूटेड एरियाज है उसमें इंक्लूड किया गया था, और तब दिल्ली को एयर पॉल्यूशन फ्री करने के लिए यहाँ पर कुछ नॉर्म्स स्टार्ट किए गए। जैसे यूरोपियन जो कंट्रीज होती है वहां पर आपके नॉर्म चलते हैं, यूरो 2, यूरो 3, इस तरह के नॉर्म है जिन्हें रिफॉर्म किया जाता है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज जो है उनमें पहले नॉर्म आया था यूरो 2, और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि यहाँ पर सल्फर जो है डीजल के अंदर वो 350 पार्टिकल्स पर मोल जो है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 350 ppm से पार्टिकल्स पर मिलियन, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यूरो 2 नॉर्म के अकॉर्डिंग सल्फर डीजल में इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड सल्फर पेट्रोल में 150 ppm से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। तो ये आपका मैक्सिमम लिमिट थी फॉर हैविंग सल्फर इन डीजल एंड सल्फर इन पेट्रोल अकॉर्डिंग टू यूरो 2। ओके, ये यूरो 2 को ही हम भारत स्टेज 2, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में पहले ये रूल्स जो है लाए गए, उसके बाद इंडिया ने भी इसे क्या किया, ऑप्ट किया, और इंडिया में इसी नॉर्म को आपका भारत स्टेज 2 के नाम से जाना गया। ठीक है, फिर यूरोपियन कंट्री में इसी नॉर्म को मॉडिफाई, रिफॉर्म किया गया और यूरो 3 नॉर्म आया। यूरो 3 नॉर्म के अकॉर्डिंग इस सल्फर का डीजल और पेट्रोल में कंटेंट, कॉम्पोजिशन और कम किया गया, कंसंट्रेशन को। तो यहाँ पर सल्फर की कंसंट्रेशन डीजल में 350 से घटाकर क्या कर दी गई, अब खाली 35 ppm, एंड यहाँ पर सल्फर की पेट्रोल में 150 से हटाकर कितनी कर दी गई, 50 ppm, और यही आपका यूरो 3 नॉर्म कहलाया। भारत के अंदर फिर इसी नॉर्म को आपका रिफॉर्म किया गया, एंड भारत 3 एंड भारत 4 नॉर्म्स आपके इम्प्लीमेंट किए गए। तो अब ये भारत स्टेज 2 इंडिया में नहीं इम्प्लीमेंट होता, अब होता है भारत स्टेज 3, और इसके बाद आपका 4th भी आ गया है, जो कि आपका कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ही इम्प्लीमेंट हुआ था जब ये आया था। राइट नाउ आई डोंट नो कितने डिस्ट्रिक्ट में ये वर्क कर रहा है, लेकिन इन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपके पेट्रोल और डीजल में जो आपके पॉल्यूटेंट है, मतलब जो भी आपका पॉल्यूटेंट फॉर्म कर सकते हैं यानी कि सल्फर, उसकी कंसंट्रेशन को लिमिट किया जाता है इन नॉर्म्स में। ओके
एंड यहाँ पर यूरो 2 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक और चीज थी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो आपके पेट्रोल के अंदर 42% ऑफ फ्यूल ही होना चाहिए, इससे ज्यादा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी नहीं होने चाहिए। ओके एंड बच्चा अब यहाँ पर एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड आपके कुछ टर्म विच यू हैव ऑलरेडी डन इन योर 11th क्लास। हमने यहाँ पर बात की थी पॉल्यूशन आपके कौन कौन से डिजीज कॉज कर सकता है। तो सिलिकॉसिस है, अगर सिलिका का कंसंट्रेशन मीन सिलिका इंडस्ट्री जो है जैसे सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह होते हैं वहां पर आपका सिलिका जो है सीमेंट वगैरह सिलिका से बनी हुई होती है। तो अगर कोई पर्सन सीमेंट इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है तो उसे कौन सा रेस्पिरेटरी डिजीज होने के चांसेस है, सिलिकॉसिस। अगर कोई एस्बेस्टर फाइबर्स के साथ कर रहा है पाइपलाइंस बनाने में तो वहां पर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है एस्बेस्टोसिस। अगर कोई पर्सन आयरन और वेल्डिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो इनके कंपोनेंट अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करते हैं तो उससे प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं सिडरोसिस। स्टोन लेप्रोसी मैंने आपको कल बताया था, अगर एसिड रेन है, एसिड रेन अगर मॉन्यूमेंट्स को क्या करती है, इनके शाइनी सरफेस को डिक्रीज कर रही है, मॉन्यूमेंट्स की शाइनिंग जो है इसको डिक्रीज कर रही है तो वो कहलाता है स्टोन लेप्रोसी। सो यहाँ पर आपके ये कुछ प्रॉब्लम्स है विच आर रिलेटेड टू increase concentration of different pollutant in the air. So this is all for today. In the next class we'll